1935 इंडिया एक्ट के बाद जो नेक्स्ट इवेंट आता है वो 1937 में, जब हिंदुस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए। उन जनरल इलेक्शंस में पहली दफ़ा, दिस वाज द ईयर 1937 व्हेन इंडिया एक्ट 1935 वाज इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टी जीतेगी इलेक्शंस, और ये प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं, ये सेंट्रल काउंसिल्स के हैं ही नहीं हैं, यानी सेंट्रल इलेक्शंस नहीं है सेंट्रल असम्बलीज़ के, ये प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शंस हैं। जो भी पार्टी इन इलेक्शंस में जीतेगी वो प्रोविंसेस में हुकूमत बनाएगी। और हमने देखा कि 1935 के एक्ट में प्रोविंसेस ऑटोनमस हैं, यानी सारी पावर्स इंडियंस के पास जाएंगी, जबकि गवर्नर के पास यानी ब्रिटिश के पास वीटो पावर होगी। तो ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे हिंदुस्तान में। तो दो मेजर पार्टीज़ थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई। ऑलमोस्ट अपने अपने वादे आइडेंटिकल थे, एक जैसे थे, मगर मुस्लिम लीग दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट और उर्दू एज ए नेशनल लैंग्वेज। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट और उसके साथ साथ हिंदी नेशनल लैंग्वेज के तौर पर वो कैंपेन चला रही थी। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो कांग्रेस को बहुत बड़ी विक्ट्री मिली और कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीटें, कोई और 8 प्रोविंसेस में सीटें जीत गई। 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से 8 प्रोविंसेस में वो सीटें जीत गई। पंजाब जो है वो कांग्रेस को नहीं मिला। मज़े की बात यह है कि मुस्लिम लीग भी, जो पंजाब बहुत बड़ी बेस थी मुसलमानों की, मुस्लिम लीग भी कोई 2-3 सीटें ही वहाँ से जीत सकी। वहाँ पे जो प्रोमिनेंट थे वो थे फ्यूडल लॉर्ड्स, यूनियनिस्ट पार्टी, खिज़र हयात टवाना, वो बड़े पावरफुल होके निकले। इसका मतलब है पंजाबी शुरू से ही फ्यूडल लॉर्ड्स के पीछे लगे रहती हैं, ना मुस्लिम लीग के ना किसी के। वो अलहदा बात है कि खिज़र हयात टवाना फिर कांग्रेस में मिल गए और बाद में जाके जब पाकिस्तान बनने के पास आए तो यही फ्यूडल लॉर्ड्स मिल गए मुस्लिम लीग के साथ। जब पाकिस्तान बना और कायद आज़म लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद यही पंजाबी फ्यूडल लॉर्ड्स पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए। लेकिन हम पीछे आते हैं 1937 में। सबसे बड़ी खफ़त जो मुस्लिम लीग को थी वो मुस्लिम सीटों के ऊपर जीत ना सकी। सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत मुस्लिम सीट्स के ऊपर, जहाँ पर मुसलमानों ने ही मुसलमानों को चुनना था, उसके ऊपर बहुत सारी सीटें ना निकाल सकें। अगर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 491 मुस्लिम सीट्स थी मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर, और मुस्लिम लीग इन मुस्लिम सीटों में से सिर्फ 106 पे जीत सकी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग की हालत कितनी खूब अच्छी नहीं थी। इवन मुसलमान भी मुस्लिम लीग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। तो इस तरीके से इलेक्शंस हुए और अब प्रोविंसेस में हुकूमत बनानी थी। कांग्रेस ने 8 सूबों में विक्ट्री हासिल की थी, तो नो डाउट एक और प्रोविंस में वो कोलिशन गवर्नमेंट बना के आ गई। तो तकरीबन 9 प्रोविंसेस में उसने हुकूमत बनाई। कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 9 प्रोविंसेस। लेकिन हुकूमत बनाने से पहले कांग्रेस ने मुज़ाकरात किए ब्रिटिश के साथ कि वो हुकूमत उस वक़्त बनाएंगे जब गवर्नर्स बहुत सारी मुदाखलत नहीं करेंगे इंडियंस के हुकूमत चलाने के बीच में, क्योंकि गवर्नर्स के पास इख्तियारात तो थे। 1935 के एक्ट में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सेफ गार्ड्स थी जिसके ऊपर गवर्नर्स असम्बलीज तोड़ सकते थे या फिर वीटो कर सकते थे कोई भी लॉ जो प्रोविंस ने बनाया हो। तो इस पर ब्रिटिश ने वर्बल प्रॉमिस किया था कि गवर्नर्स या ब्रिटिश बहुत सारी मुदाखलत नहीं करेंगे और वो कांग्रेस को हुकूमत करने देंगे। इस तरीके से कांग्रेस फॉर्म्ड इन 9 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस द गवर्नमेंट। टोटल प्रोविंसेस वर 11 एज वी स्टडीड इन 1935 एक्ट। अब इसके ऊपर एनालिसिस की बात आती है। ये जो कांग्रेस रूल रहा ये 2 साल के लिए रहा। 1937 से लेकर 1939 तक 2 साल के लिए ये कांग्रेस रूल रहा। बट दैट कांग्रेस रूल मेड मुस्लिम्स बिलीव दैट कांग्रेस वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर देम।
क्योंकि ये कांग्रेस रूल के बारे में हिस्टोरियंस कहते हैं, ना सिर्फ हिस्टोरियंस बल्कि बहुत सारे इंडियंस भी कहते हैं, इंडियन हिस्टोरियंस और इंडियन इंटेलिजेंसिया इनके बारे में कहते हैं कि दिस रूल मेड पाकिस्तान। उससे पहले मुस्लिम लीग को कभी भी पाकिस्तान का ख्याल नहीं आया था, लेकिन ये 2 साल रूल ने एक ट्रेलर दिखा दिया मुसलमानों को कि कांग्रेस क्या करने वाली है या हिंदूज क्या करने वाली है वंस दे बिकेम परमानेंट ruler in India after the departure of the British. So this rule was very, very important, because this rule was one of the major reasons in the shift of Muslim policy from federal form of government with constitutional guarantees for the Muslims towards Pakistan. Now let's talk about why the Muslims hated Congress rule. I have categorized it into 3 headings. The first heading is Bande Mataram. Bande Mataram was a Hindu nationalistic song. It was anti-Muslim. It was anti-Muslim song, and it was written by Bankim Chatterjee. Bankim Chatterjee जो थे, उन्होंने एक नावल लिखा था 1882 में, आनंद मठ। उन्होंने एक नावल लिखा था आनंद मठ 1882 में, आप गूगल कर सकते हो उसको। उसमें उन्होंने दिखाया था मुसलमान फ़ौजों के दरमियान में और हिंदू फ़ौजों के दरमियान में एक जंग उस नावल के अंदर। अब मुसलमान जो है बाहर से, चाहे अरब की लैंड से आए या फिर सेंट्रल एशियन स्टेट से आए, दूसरी तरफ से हिंदू फ़ौज खड़ी है और आपस में वो लड़ाई करने के वक़्त हिंदू फ़ौज को उसको प्रोवोक करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए उनके लोग बंदे मातरम का गीत गाते हैं। सिंपली इसमें मुसलमानों को अछूत, शूदर और पलीत लोग कहा गया, जो कि हिंदुस्तान की लैंड को अनहोली कर रहे हैं, उसको पलीत कर रहे हैं, और उकसाया गया हिंदू सेना को कि वो इन पलीदों को हमारे मुल्क से निकाल दें। अब ये बंदे मातरम के गाने के अंदर ये सारे बोल बोले जा रहे हैं। अब कांग्रेस, although it was an unofficial policy to sing that song in the beginning of the assembly, whenever there was assembly proceedings, they sang that song, and that really hurt the Muslim feelings. That was amounted to calling them pleat, unholy, and encouraging the Hindu people to expel them from their own land. That was very bad an experience for the Muslims. So this Bande Mataram, which was Hindu nationalistic song, that showed how much hatred the Hindus had for the Muslims, and this policy or this hatred was entrenched in Congress Hindu dominated policy. So the Bande Mataram is the first category. That song was sung, and then second one was Hindu atrocities. Second one, or rather after Bande Mataram, I would say this is Warda scheme. Warda is a town in India which traded in cotton. So there Gandhi stood and he announced an educational policy of Congress. So educational policy of Congress is also called Warda scheme. तो गांधी के वहाँ पे जो एक रसाला निकलता था कांग्रेस का, उसमें लिखे हुए बहुत सारे उनके भाषण हैं कि वो किस तरीके का एजुकेशनल सिस्टम चाहते हैं, और इसके करता धरता इस एजुकेशनल सिस्टम के बनाने वाले थे ज़ाकिर हुसैन ख़ान। ज़ाकिर हुसैन ख़ान कांग्रेसी एक लीडर थे, एजुकेशनिस्ट थे, और वो फिर जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो इंडिया के तीसरे प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ज़ाकिर हुसैन ख़ान ने ये सारी एजुकेशनल पॉलिसी को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो वर्दा स्कीम में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुसलमानों को भली नहीं लगती थी, और दूसरी चीज़ों का हम जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल थी, वो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। बेसिक एजुकेशन स्टूडेंट्स को देना, उस पर एतराज़ नहीं है। मुफ्त तालीम देने का प्रोजेक्ट, इस पर एतराज़ नहीं। लेकिन वो कौन सी चीज़ें थीं विच वर ऑब्जेक्शनेबल फॉर द मुस्लिम्स। पहली जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ थी कि रिलीजियस एजुकेशन वाज बैंड इन ऑल इंस्टीट्यूशंस। सेकंड जो चीज़ थी, हिंदी वाज मेड मोड ऑफ एजुकेशन। मोड ऑफ एजुकेशन का मतलब है हिंदी में किताबें लिखी जाएंगी, हिंदी में ही
बच्चे लिखेंगे अपना होमवर्क या अपनी असाइनमेंट्स हिंदी में ही, टीचर्स बोलेंगे हिंदी में ही बातचीत होगी। तो जब हिंदी 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 सारा कुछ होगी तो एक वक्त आएगा कि उर्दू ख़त्म हो जाएगी, हिंदी, और हिंदी के साथ फिर उनका जहन जो है हिंदुआना बनाना शुरू कर देंगे। तो हिंदी को मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस या मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एजुकेशन का दिया गया, ये काबिल एतराज़ बात थी। फिर उसके बाद एक और भी थी जो गांधी ने करिकुलम, जो गांधी की अपनी ख्वाहिश थी, दैट वाज मेड अ पार्ट ऑफ द करिकुलम एंड दैट वाज स्पिनिंग अ कॉटन व्हील, जो चरखा था वो काटा जाए और उस पर जो है कॉटन बनाई जाए। दैट वाज नॉट ऑब्जेक्शनेबल फॉर द मुस्लिम्स। चलो ये तो इंडिया की जो कल्चर है उसके साथ लगाना, क्योंकि ब्रिटिश ने वीविंग के ऊपर पाबंदी लगाई थी, जो पहले चरखा काट के कपड़ा बनाते थे घरों में लोग, उस पर पाबंदी लगाई थी और अपनी टेक्सटाइल को प्रमोट किया था इंडिया की मार्केट में। तो अपनी ये चरखा काटने की जो ट्रेडिशन था उसके साथ मोहब्बत बढ़ाने के लिए गांधी की ये तजवीज़ थी कि करिकुलम में चरखा काटना रखा जाए, मतलब स्पिनिंग कॉटन व्हील। Not objectionable, but objectionable was bowing to the Gandhi portrait in the school. स्कूल में आने के बाद इवन बहुत सारे उर्दू स्कूल से मुसलमान बच्चे और बाकी सारे बच्चों को this is compulsory to make bows to Gandhi's portrait and statue. There was installed a statue, or at least there was a picture put up there on the wall, and all the students had to bow to the picture of that Gandhi and sing the praise of Gandhi. इस स्कीम को जाकिर हुसैन खान ने जिसने बनाया, इसको विद्या मंदिर स्कीम भी बोलते हैं। विद्या मंदिर स्कीम का मतलब ये है कि स्कूलों को मंदिर में तब्दील कर देना, और इसको मुसलमान कुछ इस तरीके से लेते थे कि ये मुसलमान बच्चों को हिंदू बनाने वाली एक स्कीम थी, इसलिए विद्या मंदिर स्कीम भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से वर्दा स्कीम एक और ऐसी चीज़ थी जो मुसलमानों को अच्छी ना लगी, बिकॉज इट वाज अ डायरेक्ट अटैक अपॉन मुस्लिम कल्चर। आई मीन यूजिंग द ब्लैंक माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन एंड राइटिंग हिंदुत्व ऑन दैम, एंड दैट वाज रियली ऑब्जेक्शनेबल फॉर देम। Muslims thought this was a direct attack upon the culture of Muslims, or Tawheed, which was a part of Muslim culture. And this was just a trailer. Even British were there, but this trailer could turn into a complete film once British departed India. So that was very objectionable. The last one was Hindu atrocities. Although this was also unofficial policy, Hindu atrocities, at many places Hindu extremists they became bold. आप इसको कंपेयर कर सकते हो मोदी की गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि मोदी की गवर्नमेंट आए, ओपनली वो डिक्लेयर तो नहीं करते, लेकिन अनऑफिशियली बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों का कत्लेआम भी होता है, एंटी मुस्लिम राइट्स। उस वक्त भी ऐसा था। कांग्रेस आ गई तो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट दे बिकेम बोल्ड एंड दे स्टार्टेड एंटी मुस्लिम राइट्स. There was ban on consumption of beef, slaughtering of the cows was banned in many places. Then even when there was a congregational prayer, the Hindus passed by the masjid by singing holy songs, bhajan gaate hue nikalte the, and there was so many incidents of throwing pigs into the masjids, or even the complaints, if the complaints were launched in the police station before the higher authorities, they were not entertained. तो इस तरीके से जो हिंदू atrocities थी they intensified India. तो I have categorized Hindu rule or Congress rule of 1937 in 3 major headings: Bande Mataram, Hindu atrocities and Varda scheme. These were the 3 categories. और इसमें मुसलमानों का जहन तब्दील हुआ। मुसलमानों का जहन इसलिए तब्दील हुआ कि आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें करती रहीं, कांग्रेस करती रही, लेकिन ब्रिटिश ने उनको ना रोका, क्योंकि उनके दरमियान में एक वर्बल अग्रीमेंट हो गया था कि ब्रिटिश बहुत सारी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे कांग्रेस की गवर्नेंस में। तो मुसलमानों को ये लगा, मुस्लिम लीग एंड अदर मुस्लिम्स, इवन दोज मुस्लिम्स हु डिड नॉट वोट मुस्लिम लीग इन 1937 elections, they completely were disillusioned what would happen once the British departed, and that even there were constitutional guarantees in the constitution.
इवन देयर वाज सेफ गार्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर माइनॉरिटी राइट्स को पामाल किया जाएगा तो ब्रिटिश असम्बलीज को तोड़ देंगे, वो ब्रिटिश वो अनमूव्ड, दे डिड नॉट डू एनीथिंग। तो इसलिए मुसलमानों का ख्याल आया कि इवन फेडरल इंडिया विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज कुड नॉट सेव मुस्लिम्स। जबकि ये देख लिया 1937 में ऑनवर्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी लेकिन मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादतियाँ हुई, उनके कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस वजह से भी उनका जहन बदला कि नहीं भाई, ना 14 पॉइंट, ना 6 पॉइंट, ना 7 पॉइंट, ना 3 पॉइंट, अब 1 पॉइंट। और वो 1940 में 1 पॉइंट, 1 पॉइंट एजेंडा दे मेड एंड इट वाज पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान। एंड नाउ अब हम इस 1938 की तरफ आगे चलती हैं। इलेक्शंस हो गए, कांग्रेस का रूल बन गया, कांग्रेस की ज़्यादतियाँ भी चल रही हैं। लेकिन 1938 में लखनऊ में कायदे आज़म ने सबको बुलाया और ख़ास तौर पे पीरपुर साहिब को बुलाया। पीरपुर साहिब को ये कहा कि वो एक वाइट पेपर शाया करेंगे और इन्वेस्टिगेट करें कि कांग्रेस के रूल की कौन कौन सी एट्रॉसिटीज़ हैं जो चल रही हैं मुसलमानों के ऊपर। तो 1938 में एक लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हुई। मैं इसलिए लखनऊ कॉन्फ्रेंसेस को नहीं बोल रहा बार बार, कहीं आप लखनऊ जो पैक्ट है जो हिंदू मुस्लिम्स के दरमियान में या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में 1916 में हुआ था, उसके साथ इसको कंफ्यूज ना कर दें। तो 1938 में ये लखनऊ में एक इजलास हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें मुस्लिम लीग के जो थे जो मेंबर्स थे वो आए और पीरपुर साहब को कहा कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है कांग्रेस के रूल के बारे में, उसके बारे में बताएं। और फिर उस पर मुख्तलिफ जो ज़्यादतियाँ हुई मुसलमानों के ऊपर कांग्रेस के रूल के दौरान में, उसको बताया गया। और कायदे आज़म इस लखनऊ कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा शेरवानी पहनकर तशरीफ़ लाए और जिना कैप पहनी उन्होंने और अपने आप को प्रेजेंट किया। इसका मतलब है कि अब मुस्लिम लीग की पॉलिसीज़ में तब्दीली आ रही है। पहले मुस्लिम लीग के लीडर्स जो थे वो सूटेड बूटेड अंग्रेज़ टाइप, कायदे आज़म के बारे में भी यही कहा जाता था कि ही वॉज एंग्लिसाइज्ड एंड he seemed to be from aristocratic families, and even other Muslim League leaders, they were considered highly rich people, either Nawab or Sir or anglicized people, Mr. Jinnah, etc. So the Muslims living in India, they were ignorant and they were not well aware, they were not illiterate. That is why they always considered these leaders as closer to the British and not from among them. But on the other hand, they considered, even Muslims considered Gandhi as from among them, क्योंकि उसका जो पहनना ओढ़ना था वो भी आम लोगों की तरह था, एक धोती सी पहनी, जैसे कि आम लोगों को कपड़ा नहीं मिलता वो भी अपने आप को प्रेजेंट करता था, लोगों के बीच में शामिल हो जाता था, अपने आप को ऐसे शो करता था कि जैसे वो एक आम आदमी है और आम लोगों का दर्द रखता है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है मुस्लिम लीग के लीडर्स को एरिस्टोक्रेसी या हाई क्लास समझते थे और लगता था कि जैसे वो बहुत दूर की दुनिया है, उनके बीच में से लोग नहीं हैं। तो पहली दफ़ा कायदे आज़म इस लखनऊ कॉन्फ्रेंस में 1938 में शेरवानी और जिना कैप पहन के आए इन ऑर्डर टू गिव एन मुस्लिम इमेज टू दी मुस्लिम्स, और उनको खिताब इसी जगह पे मिस्टर जिना को दिया गया, कायदे आज़म का ग्रेट लीडर। इस ग्रेट लीडर का खिताब जो है कुछ दिन पहले एक एडिटर ने अखबार में दिया था उनको कि सबसे बड़े सबसे बड़े लीडर हैं और इनको कायदे आज़म कहा जाना चाहिए। तो इसी कॉन्फ्रेंस में, लखनऊ कॉन्फ्रेंसेस को बोलते हैं, लखनऊ कॉन्फ्रेंस में ये खिताब इनको दिया गया और पीरपुर रिपोर्ट पढ़ी गई और बताया गया कि किस तरीके से मुसलमानों का कल्चर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और कौन कौन सी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। अब हम देखेंगे कि वाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लॉस्ट 1937 इलेक्शंस, 1937 का इलेक्शन क्यों हारी। पहली बात, दिस वाज द वेरी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस मुस्लिम लीग वाज contesting against very experienced and highly organized कांग्रेस। कांग्रेस पुरानी पार्टी थी, 1885 से वो चली आ रही थी। मुस्लिम लीग अभी 1906 में बनी थी। बहुत कम इलेक्शंस वो लड़ी हुई थी, एक्सपीरियंस बहुत कम था, तो उनकी इनएक्सपीरियंस वाज द रीज़न। दिस वाज द वेरी फर्स्ट जनरल इलेक्शन इट कंटेस्टेड अगेंस्ट कांग्रेस। देन सेकंड वाज
द इमेज ऑफ लीग, द लीडर्स, लीग के लीडर्स ऐसे लगता था जैसे कि बड़ी अमीर क्लास से हैं, एरिस्टोक्रेटिक दे लुक लाइक। तो और तीसरे नंबर पर उनकी वीक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर। कांग्रेस का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत था, गली मोहल्लों के अंदर तक उनके ऑफिसेस खुले हुए थे, डोर टू डोर उनकी कैंपेन होती थी, ख़वातीन को वो जो है वो कैंपेन करते थे। तो अच्छी खासी उनके जो है इवन बहुत सारे प्रोविंसेस में, इवन के मुख्तलिफ शहरों में सिटी के लेवल के ऊपर भी मुस्लिम लीग का ऑफिस नहीं होता था, गली मोहल्ला तो छोड़ दें आप। तो गली मोहल्ले के लेवल तक जब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाते हैं, उस वक़्त तक आपकी पार्टी जो है ग्रास रूट्स लेवल तक पेनिट्रेट नहीं करती है। सो इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट इनटू द लोअर रंग ऑफ द सोसाइटी यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर एट द ग्रास रूट्स लेवल। तो ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर तक स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी ऑफिसेस, लोगों के साथ मिलना जुलना, बहुत सारे लोगों घर घर कैंपेन चलाना, फेस टू फेस कन्विंस करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये 3 रीज़न्स हमारी बनती हैं मुस्लिम लीग के हार की। एक और भी रीज़न हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे मुसलमान जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कमी कमीन होते थे, वो ज़्यादातर अपने लॉर्ड्स यानी फ्यूडल लॉर्ड्स के पीछे चलते थे। और फ्यूडल लॉर्ड्स जो ख़ास तौर पे पंजाब में आपने देखा, वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स की यूनियनिस्ट पार्टी जीती और वो आमतौर पर अपने लोगों को जिधर कहते थे वो उधर ही चलते थे, उनकी अपनी कोई से नहीं होती थी क्योंकि वो इतने वेल अवेयर और लिटरेट नहीं होते थे। 1939 में आगे अगले साल में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है। ब्रिटिश जर्मनी के साथ हिटलर अटैक करता है और ब्रिटिश और जर्मनी आपस में लड़ पड़ते हैं, ब्रिटिश और एलाइज और दूसरे जर्मनी और बाकी उसके साथी। और इस वॉर में ब्रिटेन की बहुत कमज़ोर पोजीशन होती है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि उस वक़्त के वाइसराय लिनलिथगो उस वक़्त के वाइसराय ऐलान करते हैं कि इंडिया भी ब्रिटेन के साथ मिलकर वॉर करेगा जर्मनी के ख़िलाफ़। इसको क्यों वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं या वर्ल्ड वॉर कहते हैं? इस वजह से कि यूरोपियन कंट्रीज़ आपस में लड़ रही थी और यूरोप ने ही ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। जिस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था उस मुल्क की आर्मी अपने ही कॉलोनियल मास्टर के साथ मिलकर लड़ती थी, इसीलिए हम इसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर। तो ब्रिटेन के साथ जो उसकी कॉलोनीज़ थी उसकी आर्मीज़ भी मिलकर लड़ती थी, तो इसलिए ब्रिटेन ने ऐलान किया कि हिंदुस्तान की आर्मी या हिंदुस्तान भी हमारे साथ मिलके तो जंग करेगा। कांग्रेस ने इसके ऊपर काफ़ी रिजर्वेशन शो की। कांग्रेस ने कहा कि हम जबकि हुकूमतें बनाई हुई हैं और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हिंदुस्तान के, तो कांग्रेस being the true representative of India should have been consulted before sending India into war. So the British did injustice to the people of India. That is why Congress resigns here, saying that Congress will never give consent to India fighting war alongside Britain against Germany unless British guarantees freedom to Congress. Congress resigns. Once Congress resigns, Muslim League announces Day of Deliverance. Muslim League announces Day of Deliverance, शुक्राने का दिन, Thanksgiving Day. इस Day of Deliverance को मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। उसी साल 1939 वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसी साल 1939 कांग्रेस रिजाइंस, उसी साल 1939 लेकिन 22 दिसंबर यानी लास्ट मंथ उसी में डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया। जब डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत गुस्सा आया मुस्लिम लीग को, और जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा कि देयर इज़ नो पॉइंट वेयर लीग एंड कांग्रेस कुड ज्वाइन हैंड्स, both of them are quite separate from each other. It means Jawaharlal Nehru is also accepting that there is a greater separation, there is a greater gulf between these two parties of the distrust. So this is how 1939 happens, and you know all these events lead towards the major event of 1940 when suddenly the things change. I mean 1940 comes Lahore resolution. And why does this come? This comes before